हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। आज का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो 8वां है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, कौन सा प्राचीन ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया? वेद व्यास ने, पाणिनि ने, वाणभट्ट ने, मनु ने। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मनु ने। प्रश्न नंबर 3 है, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? हरगोविंद, गुरु गोविंद, तेग बहादुर, अर्जुन देव। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 तेग बहादुर। प्रश्न नंबर 4 है, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला नरेश, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुई थी। प्रश्न नंबर 5 है, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? अवध की संधि, अलीनगर की संधि, कलकत्ता की संधि, इलाहाबाद की संधि। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 इलाहाबाद की संधि। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन डकैती हुई थी 1931, 1919, 1925, 1929। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 1925 में। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 8 है, साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था? 1919, 1925, 1928, 1932। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 1928 में। प्रश्न नंबर 9 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ विरोध, अफीम खेती की मजबूरी, नील खेती की मजबूरी, काम श्रम भत्ता। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ विरोध। प्रश्न नंबर 10 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। अब आगे भूगोल से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 11 है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत स्तर कौन सा है? ट्रोपोस्फियर, लिथोस्फियर, मीसोस्फियर, आयनोस्फियर। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 आयनोस्फियर। प्रश्न नंबर 12 है, विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? 6 महीने का, 24 घंटे का, 12 घंटे का, 8 घंटे का। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 12 घंटे का। प्रश्न नंबर 13 है, शिकसवी द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? हडसन की खाड़ी, अरब की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मैक्सिको की खाड़ी। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित शहर में से कौन सा भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, जयपुर। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बेंगलोर शहर को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, तलेचर कोयले की खानें कहाँ हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा में। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 है, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 8वीं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चीनी उद्योग, डेयरी, बैंकिंग, वस्तुओं का परिवहन। तो जो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 डेयरी। प्रश्न नंबर 18 है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? अरुण जेटली, रामनाथ कोविंद, स्मृति जुबिन ईरानी, नरेंद्र मोदी। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी का निर्णय कौन करता है? कृषि मंत्रालय, नाबार्ड, कृषि लागत और मूल्य आयोग, वाणिज्य मंत्रालय। तो जो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कृषि लागत और मूल्य आयोग CSCP। प्रश्न नंबर 20 है, इनमें से कौन
रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? मनमोहन सिंह, सुनील अरोड़ा, उर्जित पटेल, रघुराम राजन। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सुनील अरोड़ा। अब भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? 47वां, 56वां, 76वां संशोधन, 56वां संशोधन। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 86वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय संविधान का 356वां अनुच्छेद संबंधित है जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा, आपातकाल लगाना, केंद्र राज्य संबंध, वित्त आयोग का गठन। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 आपातकाल लगाना। इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति शासन राज्यों में जब लगता है तो वो 356 अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न नंबर 23 है, महाभियोग के द्वारा किसे ऑफिस से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, किसी राज्य का राज्यपाल। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 24 है, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 19। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 16। प्रश्न नंबर 25 है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, ग्राम स्तर। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ब्लॉक स्तर पर। अब सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है 40 डिग्री, -40 डिग्री, -34 डिग्री, -140 डिग्री। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 -40 डिग्री। प्रश्न नंबर 27 है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है? कॉर्निया, एक्वियस ह्यूमर, लेंस, काचाभ द्रव, विट्रियस ह्यूमर। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 लेंस। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से बूझा हुआ चूना कौन सा है? CaOH का ट्वाइस, CaO, CaCO3, CaCl2। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 CaOH का ट्वाइस। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? हृदय, यकृत, गुर्दे, फेफड़े। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 गुर्दे। प्रश्न नंबर 30 है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अब आगे प्रारंभिक अंकगणित से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31 है, एक विद्यालय में 20% विद्यार्थी 8 वर्ष से कम उम्र के हैं। फिर है 8 वर्ष से अधिक उम्र विद्यार्थियों की संख्या 8 वर्ष की उम्र वाले विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है, जो कि 48 है। उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो हमें बताना है कुल विद्यार्थियों की संख्या, और हमें दिया हुआ है कि 20% विद्यार्थी जो हैं 8 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो 8 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थियों का प्रतिशत हो जाएगा 8 वर्ष से अधिक, ये हो जाएंगे 80%। और दिया हुआ है कि 8 वर्ष से अधिक उम्र विद्यार्थियों की संख्या 8 वर्ष के जो 8 वर्ष की उम्र वाले हैं उन विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है, जो कि 48 है। तो 8 वर्ष की उम्र के विद्यार्थियों की संख्या है 48। 8 वर्ष के उम्र के विद्यार्थी इनकी संख्या है 48, और 8 वर्ष से अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों की संख्या इनकी संख्या का 2/3 है। तो 8 वर्ष से अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 वर्ष की उम्र वाले विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। तो 8 वर्ष की उम्र के विद्यार्थियों की संख्या है 48, और इसका 2/3 जब निकालेंगे ये आ जाएगा 16 दूना 32। तो 8 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थियों की संख्या आ गई 32। अब 8 वर्ष और 8 वर्ष की उम्र के विद्यार्थियों की संख्या प्लस 8 वर्ष से अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों की संख्या, 8 वर्ष से अधिक
उम्र वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो ये हो जाएगी 8 वर्ष वाले हैं 48 और 8 वर्ष से अधिक वाले हैं 32, तो ये टोटल आ जाएगा 80। तो 8 वर्ष और 8 वर्ष से अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों की संख्या आ गई 80। तो टोटल आ गए 8 वर्ष से 80 आ गई, तो बाकी बचे 20% जो कि 8 वर्ष से कम उम्र वाले हैं। तो 8 वर्ष से कम उम्र वाले विद्यार्थियों की संख्या आ गई 20%। तो टोटल टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे 100%। तो दिया हुआ है कि 8 वर्ष से अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों की टोटल संख्या है 80% और हमें संख्या मिली है 80। तो 80% बराबर 80 है। तो 100% बराबर, जो कि कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 80/80 गुणे 100 बराबर 100। तो टोटल कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गई 100, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अब अगला है प्रश्न नंबर 32। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है और उनका अंतर 3 है, वह 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है? तो इस प्रश्न को हम लोग विकल्प के आधार पर लगाएंगे। तो विकल्प में पहला विकल्प दिया हुआ है 69 और प्रश्न दिया है कि तो संख्या के अंकों का योगफल 15 है, तो 69 में 6 + 9 को ऐड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि उनका अंतर 3 है, तो 9 - 6 करेंगे तो इसका अंतर आ गया 3, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही ऑप्शन होगा। और ऑप्शन नंबर 3 अगर देखें ये 96 है, इसमें भी 9 + 6 करेंगे 6 + 9, ये भी इसका भी योगफल 15 आ जाएगा और 9 - 6 करेंगे तो इसका अंतर भी 3 आ जाएगा। तो ये दोनों भी इस प्रश्न का विकल्प सही होंगे। प्रश्न नंबर 33 है। 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल 138 है। एक बार में 2 संख्याएं लेते हुए उनके गुणनफल का योगफल 131 प्राप्त होता है, उन संख्याओं का योगफल है। तो मान लेते हैं कि संख्याएं x, y और z हैं, 3 संख्याएं। अब दिया हुआ है कि तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 138 है, तो तीनों संख्याओं के वर्ग करेंगे तो x² + y² + z² बराबर दिया हुआ है 138। फिर दिया हुआ है कि एक बार में 2 संख्याएं लेते हुए उनके गुणनफल का योग फल 131 प्राप्त होता है। तो एक बार में 2 संख्याएं लेते हुए तो एक बार लेंगे x और y को लेंगे प्लस y और z को लेंगे प्लस फिर z और x को लेंगे। तीनों को जब ऐड करेंगे तो योगफल दिया हुआ है कि 131 है। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो हमें फार्मूला मालूम है कि x + y + z का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये आता है x² + y² + z² प्लस 2 ब्रैकेट में xy + yz + zx, ये फार्मूला होता है। तो हमें पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योगफल ही पूछ रहा है, तो x + y + z का मान पूछ रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें x² + y² + z², इन तीनों की वैल्यू पता है। तीनों का योगफल x² + y² + z², समीकरण 1 से 138, तो यहाँ पे हो जाएगा 138 प्लस फिर 2 × 2 + 2 है ब्रैकेट में, फिर है xy + yz + zx, इसकी वैल्यू पता है समीकरण 2 से, इसकी वैल्यू है 131। तो ये हो जाएगा 131, इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 138 प्लस 131 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 262। तो 138 + 262 आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400। तो हमें पता चला x + y + z का होल स्क्वायर बराबर 400 है। फिर यहाँ से x + y + z बराबर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट 400 बराबर अंडर रूट जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400। तो हमारा x + y + z कितना मिला 20, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब आगे प्रश्न नंबर 34 है। दिया हुआ है कि 203 + 107 का होल स्क्वायर माइनस 203 - 107 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग इसको a मान लें और इसको b मान लें, ये a ये b,
तो ये आ जा रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इसको करेंगे a माइनस बी को तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर से बचा 2ab प्लस 2ab बराबर 4ab। तो हमें 4 गुणे a की वैल्यू है 203 गुणे b की वैल्यू है 107। इसको सॉल्व कर देंगे, 4 गुणे 203 गुणे 107 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 86,884। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 86,884। अब आगे है प्रश्न नंबर 35। निम्न संख्याओं, ये 6 छठवां मूल निकालना है 12 का, इसमें घन मूल निकालना है 4 का, फिर चौथा मूल निकालना है 5 का, फिर √3 है। इसमें बताना है कि कौन सी संख्या न्यूनतम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले चेंज करेंगे। अगर 6 ये 6 नहीं, छठा मूल निकालना है 12 का, ये इस तरह है। इसको जब सरल करेंगे तो ये यहाँ पे 12वां मूल निकालेंगे। 12वां मूल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंदर जाके 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बराबर इसको लिख सकते हैं 12वां मूल 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 144। इसी तरह 3 इस जो घनमूल निकालना है 4 का, इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 में इसका 12वां मूल में बदलेंगे, ये 12 हो जाएगा तो ये 4 की पावर हो जाएगी यहाँ पे 4 बराबर ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 256। 4 की पावर 4 बराबर 256। इसी तरह चौथा मूल निकालना है 5 का, इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे तो ये 4 है, इसको 12 में बदलेंगे तो ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और जो अंदर की वैल्यू है उस पर क्यूब हो जाएगा। तो ये आ गया 5 का क्यूब, ये बाहर 12वां मूल, ये हो जाएगा 125 का 12वां मूल। उसके बाद है √3, यहाँ पे 2 माना जाता है तो इसको जब 12वां मूल निकालेंगे तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 3 की पावर हो जाएगी 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12वां मूल 3 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 729। तो हमें पता चल गया कि 12 का जो छठा मूल है उसको 12वें मूल में निकालेंगे तो ये 144 का निकालना पड़ेगा। इसी तरह सब पता है। अब सभी का मूल एक समान हो गया कि 12वां मूल सबका निकालना है, तो जो भी संख्या अंदर होगी सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी और जो सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी होगी। तो जो सबसे छोटी संख्या है वो है 125। तो इसका जो वैल्यू है 5 के चौथे मूल की, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे प्रश्न है सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न है। निर्देश 36 नंबर प्रश्न के लिए है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चयन करें। प्रश्न नंबर 36 है। उसके धन की निरंतर वृद्धि हो रही है। वृद्धि यहाँ पे रेखांकित शब्द है, इसी का विलोम शब्द बताना है, किंतु उसके चरित्र का फिर डैश है हो रहा है। तो रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का भरना है यहाँ पे। तो रेखांकित शब्द है वृद्धि, इसका विलोम शब्द हो जाएगा कमी। तो उसके धन की निरंतर कमी हो रही है, किंतु उसके चरित्र का अब इसमें फिल करना है कि क्या भरा जाएगा। उसमें है पतन, ध्वंस, विनाश और क्षय। तो इसमें जो भरा जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1 पतन। प्रश्न नंबर 37 है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। हस्तालंबन, हस्तलंबन, हस्तावलंबन, हस्तावलंबन। तो इसका जो सही है ऑप्शन नंबर 3
हस्तावलंबन। प्रश्न नंबर 38 है, देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप देवार, देवरानी, देवरानी, देवरा। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 देवरानी। अब निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्न में शुद्ध वाक्य चुनें। प्रश्न नंबर 39 है, दुर्घटना स्थल पर भारी भरकम भीड़ जमा थी। दुर्घटना स्थल पर बहुत भारी भीड़ जमा थी। दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। दुर्घटना स्थल पर बहुत सारी भीड़ जमा थी। तो इसका जो सही है वाक्य वह है ऑप्शन नंबर 3 दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। प्रश्न नंबर 40 है, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अपनी पगड़ी अपने हाथ, जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, होनहार वीरवान के हो चिकने पात, जर है तो नर नहीं तो खंडहर। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 जर है तो नर नहीं तो खंडहर। अब आगे सामान्य अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न है। डायरेक्शन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर्स ऑफ सिंगुलर एंड देयर प्लूरल फॉर्म्स रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑक्स का ऑक्सेन, शिप का शिप्स, गूज का गीज, थिप का थिप्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 शिप शिप्स। क्वेश्चन नंबर 42 है, डायरेक्शन इसके लिए है, फिल इन द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू मेक द सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई, फिर रिक्त स्थान, हियर फॉर 5 years, विल वर्क, विल हैव वर्कड, विल हैव बीन वर्किंग, विल बी वर्किंग। तो जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 विल हैव बीन वर्किंग। डायरेक्शन 43 to 45, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यू हैव पैसेज विथ 3 क्वेश्चन इन पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 alternatives. It is not luck but labor that makes good luck, says an American author, is ever waiting for something to turn up. Labor with keen eyes and strong willpower turns up something. Luck lies in bed and wishes the postman would bring him news of a legacy. Labor turns out at 6 and with busy pen and ringing hammer lays the foundation of competence. Luck wins, labor watches. Luck relies upon chance, labor upon character. Luck slips downwards to self-indulgence. Labor strides upwards and aspires to independence. The conviction, therefore, is extending that diligence is the mother of good luck. In other words, a man's success in life will be proportionate to his efforts, to his industry, to his attention to small things. क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, which one of the following words in the passage indicates that the writer does not ultimately reject the element of luck? Luck wins, diligence is the mother of good lucks, luck wishes the postman would bring him news, luck is never waiting. तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 diligence is the mother of good luck. क्वेश्चन नंबर 44 है, which pair of words means the same thing? Labor and industry, industry and legacy, diligence and legacy, legacy and labor. तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 लेबर एंड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 45 है, which one of the following statement sums up the meaning of the passage? ऑप्शन है, luck waits and complains without working while labor achieves success although it complains. Luck is self-indulgent but labor is selfless. Luck often ends in defeat but labor produces luck. Luck waits without exertions but labor exerts without waiting. तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 luck waits and complains without working while labor achieves success although it complains. अब तर्क एवं तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न है। कथन दिया हुआ है, सभी कठपुतलियाँ गुड़ियाँ हैं। सभी कठपुतलियाँ गुड़ियाँ हैं, ये है कठपुतली, ये है गुड़िया। फिर एक सभी गुड़ियाँ खिलौने हैं, तो सभी गुड़ियाँ खिलौने हैं, ये ऐसे बन जाएगा खिलौने। निष्कर्ष है कि कुछ खिलौने कठपुतलियाँ हैं, तो कुछ खिलौने कठपुतलियाँ हैं, ये सही हो जाएगा। फिर है कि सभी खिलौने कठपुतलियाँ हैं, सभी खिलौने कठपुतलियाँ हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक फॉलो कर रहा है, तो केवल निष्कर्ष एक अनुगामी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा।
निर्देश 47 नंबर प्रश्न के लिए निम्नलिखित शब्द में प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। लेखक का संबंध कलम से, तो फिर बताना है आगे। ऑप्शन दिया हुआ है सुई का दर्जी, कलाकार, ब्रूस, पेंटर, कैनवास, शिक्षक, कक्षा। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पेंटर का संबंध कैनवास से है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें डिक्शनरी के आर्डर में व्यवस्थित करना है। तो 5 वर्ड दिए हुए हैं, तो इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सभी में है DISS, 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 DISS। फिर उसके बाद है आई, यहाँ पे है O, फिर है E, फिर है O, फिर है O। तो सबसे पहले आएगा इसमें ई वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद ओ आएगा। तो सबसे पहले ई वाला आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले हो जाएगा, तो सभी में दिया हुआ है। फिर है ऑप्शन नंबर 1 इस सब में आ जाएगा। उसके बाद तो एक विकल्प इसमें 2 दिया हुआ तो ये नहीं होगा, और विकल्प 3 में दिया है और 4 में 2 दिया हुआ है, तो विकल्प 2 और 4 नहीं होगा, 1 और 3 में से कोई एक होगा। फिर इसके बाद चेक करेंगे बाकी के बचे हुए शब्दों को, 2, 4 और 5 को। फिर है इसमें OL इसमें भी है, OL इसमें भी है, सब में कॉमन है। तो उसके बाद है फिर V है, फिर U है, फिर U है। तो U वाला पहले आएगा, V वाला लास्ट में आएगा। तो U है, U के बाद T है, फिर इसमें भी T है, फिर I है, फिर इसमें E है। तो जो E वाला है वो पहले आएगा, तो E वाला पहले आएगा, अर्थात चौथा नंबर वाला फिर आएगा। तो विकल्प नंबर 1 और 3 दोनों में है। फिर E है, E के बाद फिर अब आ जाएगा O वाला, यानी कि पाँचवा नंबर है विकल्प 1 में, और ऑप्शन 3 में 2 है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसलिए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 49 दिया हुआ है, यदि किसी कूट भाषा में HYDROGN हाइड्रोजन को JCJZYSSD लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एंटीमनी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले संबंध चेक करते हैं किसमें कौन कौन सा संबंध है। तो हाइड्रोजन को लिखा गया है HYDROGEN, H को लिखा गया है J, Y को लिखा गया है C, D को लिखा गया है J, R को लिखा गया है Z, O को लिखा गया है Y, G को लिखा गया है S, E को लिखा गया है S, और N को लिखा गया है D। अब देखेंगे क्या क्या इसमें संबंध बन रहे हैं। तो H को J लिखा गया है, तो इसमें +2 ऐड हुआ है, Y में +4 ऐड हुआ है तो C आया है, D में +6 ऐड हुआ है तो J आया है, R में +8 ऐड हुआ है तो Z आया है, O में +10 ऐड हुआ है तो Y आया है, G में +12 हुआ है तो S आया है, E में 14 ऐड हुआ है तो S आया है, फिर N में 16 ऐड हुआ है तो D आया है। तो यही संबंध एंटीमनी में भी बनाएंगे। तो ANTIMONY, A में +2 करेंगे, तो C आएगा, N में +4 करेंगे तो R आएगा, T में +6 करेंगे तो Z आएगा, I में +8 करेंगे तो Q आएगा, और इसी तरह बाकी में +8 +10 +12 +14 +16 सब में करते जाएंगे तो बाकी के सब बन जाएंगे। तो M में जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा W, O में जब ऐड करेंगे तो ये आएगा A, N में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा B, और Y में जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा O। तो हमारा क्या बना है CRZQ, तो ये बन रहा है ऑप्शन नंबर 2 में WABO, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 50 है, यदि माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है गुणे,
भाग का अर्थ है माइनस और गुणे का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, आप सभी इसके हल करने के लिए सभी समीकरणों को बारी बारी से दिए गए कथन के अनुसार रखकर चेक करेंगे। जब इसको चेक करेंगे हम लोग बारी बारी से रखकर, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को इसमें रख के चेक करेंगे। तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, माइनस है, फिर प्लस है, फिर गुणे भाग है। तो माइनस को दिया हुआ है कि माइनस को प्लस, प्लस को गुणे, तो माइनस को प्लस यहाँ पे, प्लस को यहाँ पे गुणे, और गुणा और भाग का दिया हुआ है। भाग का अर्थ माइनस और गुणा का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ माइनस और गुणा का अर्थ प्लस। और यहाँ माइनस का एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ भाग है, ये प्लस नहीं है, ये भाग दिया हुआ है, माइनस का अर्थ भाग। अब इस आधार पे इस समीकरण को हल करेंगे। तो सबसे पहले भाग को हल करते हैं, तो 30 में 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5, फिर गुणे है 5, फिर प्लस है 4, फिर माइनस है 2। इसके बाद गुणा करते हैं भाग के बाद, ये 25 आ जाएगा। 25 प्लस 4 में से 2 जाएगा 2, 25 प्लस 2 बराबर 27। ये बराबर 27 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 51 है, भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी। तंजानिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तंजानिया में। प्रश्न नंबर 52 दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है। 139वें, 126वें, 144वें, 145वें। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 126वें स्थान पर। प्रश्न नंबर 53 है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है। श्रीलंका, बेलारूस, मंगोलिया, ईरान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ईरान। प्रश्न नंबर 54 है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है। चीन, ओमान, भारत, पाकिस्तान। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 चीन ने। प्रश्न नंबर 55 है, 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा। 40वें, 42वें, 44वें, 49वें। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 40वें स्थान पर। प्रश्न नंबर 56 है, 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी। इंडिगो एयरलाइन, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, विस्तारा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 इंडिगो एयरलाइन। प्रश्न नंबर 57 है, किस बाल अधिकार अधिवक्ता ने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है। सोफी अल्बर्टी, मेनका गुरस्वामी, ललिता नटराजन, फ्लेविया अग्निस। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 है ललिता नटराजन। अब आगे है प्रश्न नंबर 58, संस्कृति मंत्रालय ने किसे 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। शेख मुजीबुर रहमान, सिंगल अभियान ट्रस्ट, सुलभ इंटरनेशनल, गीता प्रेस गोरखपुर। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 गीता प्रेस गोरखपुर। प्रश्न नंबर 59 है, किस देश ने साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। रूस, अमेरिका, चीन, भारत। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 चीन ने। प्रश्न नंबर 60 है, भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती। ईरान, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे, जापान। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ईरान ने ईरान को हराकर। अब सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 61 है, खाली स्थान है, केरल में स्थित हाथी अभ्यारण्य है। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर, गुरुवायूर मंदिर, श्री पद्मास्वामी मंदिर, छोटा निकार देवी मंदिर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 गुरुवायूर मंदिर। प्रश्न नंबर 62 है, 3 इडियट फिल्म का पात्र खाली स्थान पर आधारित था जो लद्दाख का एक अभियंता था। फुनसुक ओंगचू, फुनसुक वांगडू, सोनम वांगचू, सोनाम वांगडू। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सोनाम वांगचू। प्रश्न नंबर 63 है,
महारानी गायत्री देवी की सदस्य थीं? किस पार्टी की? स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 स्वतंत्र पार्टी। प्रश्न नंबर 64 है, भारत का पहला 3D त्रिविमीय तारामंडल कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलुरु, मंगलोर, हैदराबाद, कोच्चि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मैंगलोर में। प्रश्न नंबर 65 है, खाली स्थान है, भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है? ध्रुव, अप्सरा, सर्कस, कामिनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ध्रुव। प्रश्न नंबर 66 है, कौन सा चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 10 डिग्री। प्रश्न नंबर 67 है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कब ओरल पोलियो वैक्सीन को आरंभ किया? 2012, 2013, 2014, 2011। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 2013 में। प्रश्न नंबर 68 है, स्माइलिंग बुद्धा किसका कोड था? भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण, भारत का प्रथम टैंक, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। प्रश्न नंबर 69 है, खाली स्थान, वर्ष 2011 में वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे? गैरी क्रिस्टन, डुकेन फ्लेचर, जॉन राइट, ग्रेग चैपेल। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 गैरी क्रिस्टन। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं है? सितार वादन, योग, कुंभ मेला, छऊ नृत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सितार वादन। अब अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। निर्देश 71 से 75 तक के प्रश्न के लिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसका सही उत्तर दीजिए। भारत देश नदियों का जल संपदा का सम्मान करने वाला देश रहा है। यहाँ जल की पूजा होती है। यहाँ जल से पूजा का भी विधान रहा है। नदियों को माँ कहा जाता है, किंतु विज्ञान, आधुनिकता और उद्योगों के कारण नदियाँ अपना महत्व खो रही हैं। नदियों से ही वन बचते हैं। नदी सूखी, दूषित हुई तो पूरा वन संपदा संकट में आ जाती है। नदियों के तटों पर देश में अनेक तीर्थस्थल, पूजा स्थल, अंतिम संस्कार स्थल आदि बने हुए हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों से विश्व में भारत की पहचान बनी हुई है। नदियों को भारत में देवियों की तरह पूजा भी जाता है। देश भर के नागरिकों की गंदगी और मैले को, दूषण और कालुष्य को ये नदियाँ ही धारण करती हैं और फिर उसे समुद्र में ले जाकर छोड़ती हैं। इनका उपकार अविस्मरणीय है। इनकी कृपा स्तुत्य है, पर हम इन नदियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये हमें समृद्ध करती हैं, हमें जल देकर जीवनदान करती हैं, किंतु हम इन्हें दूषित कर रहे हैं, विषाक्त कर रहे हैं। औद्योगिक विकास नदियों के लिए खतरा बन गया है। आज आवश्यक है कि जल प्रदूषण को तत्काल रोका जाए। प्रदूषित जल ही हैजा, पीलिया, टाइफाइड जैसे रोगों का कारण बनता है। जल के जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। नदियाँ जल स्रोत हैं। कूड़े कचरे आदि को नदियों में जाना अभिशाप बनता जा रहा है। प्रश्न नंबर 71 दिया हुआ है, भारत में नदियों का सम्मान किस किस रूप में होता रहा है? उद्योगों में जल स्रोत की मदद के कारण हुआ है। खेतों खलिहानों को सींच कर होता है। पूज्य रही हैं, माँ और देवी के रूप में देखा जाता रहा है। हमारे कूड़े कचरे को आत्मसात करने के कारण हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 पूज्य रही हैं, माँ और देवी के रूप में देखा जाता रहा है। प्रश्न नंबर 72 है, जल प्रदूषण के कारण क्या क्या संकट खड़े हो रहे हैं? हैजा, पीलिया, टाइफाइड आदि रोग बढ़ रहे हैं। पानी की सफाई पर धन खर्च करना पड़ रहा है। साफ पानी खरीदना पड़ रहा है। देश की छवि सुंदर रही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हैजा, पीलिया, टाइफाइड आदि रोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 73 है, नदियाँ अपना महत्व क्यों खोती जा रही हैं? पूजा पाठ आदि गतिविधियों में कमी के कारण, तीर्थ स्थलों पर जाने में आने वाली कमी के कारण, बढ़ते अविश्वास के कारण, विज्ञान, आधुनिकता और उद्योगों के कारण। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 है विज्ञान, आधुनिकता और उद्योगों के कारण। प्रश्न नंबर 74 है, विश्व में भारत की पहचान बनने वाली नदियाँ दूषित कैसे हो गई हैं? नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं से, नदियों की पूजा कम कर देने से, देश भर की गंदगी, मैला और दूषण के नदियों में जाने से, नदियों में स्नान आदि करने से। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 देश भर की गंदगी, मैल और दूषण के नदियों में जाने से। प्रश्न नंबर 75 है, नदियाँ सूखने से क्या नुकसान हो रहा है? पूरी वन संपदा संकट में आ रही है। पानी के लिए दूर जाना पड़ रहा है। पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। जीव जंतु जलाभाव से मर रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 पूरी वन संपदा संकट में आ रही है। निर्देश 76 से 80 तक के प्रश्नों के लिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
वर्तमान युग में पत्रकारिता के प्रति इतनी रुचि पैदा हो गई है कि सुबह पन्नों से ही दिनचर्या आरंभ होती है। समाचार पत्र तो जीवन में इस प्रकार घुल मिल गया है कि इसके बिना हम किसी भी दिन के शुभारंभ की कल्पना ही नहीं कर सकते। पत्रकारिता आज के जागरूक नागरिक का अभिन्न अंग हो गई है। पत्र आते ही शिक्षित नागरिक राजनीति, नौकरी, सिनेमा, खेलकूद, पुस्तक, समीक्षा, नए फैशन आदि पर नज़र डालता है और यह सूचनाएं समाज के प्रति व्यक्ति के लिए अनिवार्य संसाधन बन गई हैं। पत्रकारिता में जीवन के यथार्थ को अधिकाधिक रूप से समाज को प्रभावित करने की जो क्षमता होती है, यदि उसमें पूर्ण सच्चाई हो तो क्षमता को और भी बल मिलता है और अनिवार्यता समाज उससे प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 76 दिया हुआ है, आरंभ का अर्थ यह नहीं होता है। सूत्रपात, संपूरित, प्रारंभ, शुरुआत। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 संपूरित। प्रश्न नंबर 77 है, अनिवार्य का आशय है फिजूल, आवश्यक, ज्ञानवर्धक, अनावश्यक। जो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 आवश्यक। प्रश्न नंबर 78 है, अभिन्न का अर्थ है अटूट, अंश, निकट, अधूरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अटूट। प्रश्न नंबर 79 है, गद्यांश का केंद्रीय विषय है पत्रकारिता, संसाधन, दिनचर्या, नागरिक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 पत्रकारिता। प्रश्न नंबर 80 है, यथार्थ का अर्थ होता है काल्पनिक, विभत्स, वास्तविक, संघर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 वास्तविक। अब आगे है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण संबंधित प्रश्न है। 81 से 85 तक के प्रश्न के लिए निर्देश दिया गया है। निम्न ग्राफ का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए 6 वर्षों में 2 कंपनियों ए एवं बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, अलग अलग वर्ष हैं, उसका लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 81 दिया है कि कंपनी बी का वर्ष 2009 एवं 2010 में व्यय क्रमशः 12 लाख रुपये एवं 14.5 लाख रुपये था। कंपनी बी की वर्ष 2009 एवं 2010 में कुल आय क्या थी? तो इस कंपनी 2009 और 10 में, ये 2009 है, ये 2010 है, तो बी का लाभ है 45% है और ये 35% सब प्रतिशत में दिए हुए हैं। तो प्रश्न में पूछ रहा है कंपनी बी की वर्ष 2009 एवं 2010 में कुल आय क्या थी। तो बी की आय निकालनी है तो सबसे पहले हम लोग 2009 में आय निकालेंगे कि कितनी थी। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मान लेते हैं कि इसका कंपनी 2009 में आय एक्स थी, आय एक्स थी 2009 में, और व्यय दिया हुआ है 2009 में 12 लाख, व्यय दिया हुआ है 12 लाख रुपए। और इसके बाद हम लोग इसको फार्मूले में रखेंगे कि यक्स यानी कि आय माइनस व्यय। तो आय में से जब व्यय घटाएंगे तो वो लाभ हो जाएगा। तो आय में से व्यय जब घटाएंगे तो वो लाभ मिलता है। तो लाभ का फार्मूला होता है कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य, ये फार्मूला होता है। और लाभ को हम लोग लिख सकते हैं आय लाभ बराबर हो जाएगा आय माइनस व्यय। तो एक्स आय है और 12 जो है व्यय है, तो एक्स माइनस 12 बट्टा ये क्रय मूल्य, यहाँ पे आय भी लिख सकते हैं क्रय मूल्य की जगह, तो व्यय भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला हो जाता है कि आय माइनस व्यय बट्टा व्यय गुणे 100। तो ये एक्स आय है माइनस 12 व्यय है बट्टा व्यय गुणे 100 बराबर हो जाएगा लाभ प्रतिशत। तो देखेंगे कि लाभ प्रतिशत कितना है 2009 में बी का। तो ये चूँकि ये बी का है, ये बी है, ये ए का है और ये नीचे वाला बी का है, यहाँ पे उल्टे दे दिया है। तो कंपनी बी का वर्ष 2009 में लाभ प्रतिशत देखेंगे, कंपनी बी का 2009 में लाभ प्रतिशत है 35। तो अब इस फार्मूले में रखेंगे कंपनी बी का लाभ प्रतिशत है 35, तो एक्स माइनस 12 बट्टा 12 गुणे 100 बराबर 35 है। इसको जब सॉल्व करेंगे इस पूरे समीकरण को, तो सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ से एक्स बराबर 16.2 लाख रुपए, 16.2 लाख रुपए। तो कंपनी बी की जो 2009 में आय हो जाएगी 16.2 लाख रुपए। इसी तरह 2010 में हम लोग आय निकालेंगे। 2010 में मान लेते हैं उसकी आय वाई है और व्यय हमें दिया हुआ है 14.5,
14.5। तो कुल आय बतानी कि 2010 में कितनी आय होगी। तो आय है वाई, आय माइनस व्यय, व्यय है 14.5 बटा व्यय यानी कि 14.5 गुणे 100 बराबर 2010 में कितना लाभ है 50%, तो बराबर हो जाएगा 50। तो यहाँ से वाई बराबर जब निकालेंगे, पूरे समीकरण को हल करेंगे, तो ये आ जाएगा 21.75 लाख रुपए। तो पूछ रहा है कि 9 एवं 10 में कुल आय कितनी थी। कुल आय निकालने के लिए x प्लस वाई कर देंगे। x बराबर हमें प्राप्त हुआ है 16.2 और y बराबर प्राप्त हुआ है 21.75। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 37.95 लाख रुपए। तो 37.95 लाख रुपए यह है ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 82 है, कंपनी ए एवं बी के वर्ष 2012 में व्यय का अनुपात क्रमशः 3:4 है। वर्ष 2012 में उनकी आय का क्रमशः अनुपात क्या था। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि ए की आय मान लें, ए की आय एक्स, बी की आय वाई और आगे ए की आय एक्स, बी की आय वाई और यहाँ व्यय का अनुपात दिया हुआ है। तो ए का व्यय यहाँ से निकालेंगे, ए का व्यय ये हो जाएगा 3x मान ले रहे हैं, 3x या इसको मान ले 3z और b का व्यय यहाँ पे हो जाएगा 4 है, 3/4 तो 4z। b का व्यय हो जाएगा 4z। अब इस आधार पे इसको फार्मूले पर रखेंगे और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं 2012 में ए और बी का लाभ प्रतिशत कितना है। इसको पहले इरेज कर लेते हैं पूरा, ये हो गया इरेज। ये है बी, ये है ए। तो 2012 में ए का लाभ है 30 और बी का है 40। 2012 में है ए का लाभ है 30, ए का 30, बी का 40, ए का 30, बी का 40 है। तो अब इसको भी उसी फार्मूले पे रखेंगे कि आय माइनस व्यय बटा व्यय गुणे 100 बराबर लाभ प्रतिशत। इस फार्मूले पे रखेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग ए का निकालें, ए की आय हम लोग माने x माइनस और यहाँ से ए का व्यय है 3z, x माइनस 3z बट्टा व्यय है 3z गुणे 100 बराबर लाभ प्रतिशत। तो ए का लाभ प्रतिशत है 30। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 39z बट्टा 10 लाख रुपए, 39z बट्टा 10 लाख रुपए। इसी तरह बी को जब निकालेंगे, बी का इसी फार्मूले पे रखेंगे तो बी का आय है वाई, व्यय है 4z बट्टा 4z व्यय गुणे 100 बराबर इसका लाभ दिया हुआ है हमें 40% बराबर 40%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें y बराबर प्राप्त हो जाएगा 56z बट्टा 10 लाख रुपए। तो x और y जो हैं, ए की आय x है, बी की आय y है, तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो x बट्टा y है। तो x बराबर निकला है 39z बट्टा 10 और y का मान निकला है 56z बट्टा 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, बराबर बचा 39 बट्टा 56। तो हमारा अनुपात आ गया 39 बट्टा 56। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 83 है, कंपनी ए का सभी वर्षों को मिलाकर कुल व्यय 82.5 लाख रुपए था। इन सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी ए की कुल आय क्या थी। यहाँ पे ऑप्शन सब दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि ए के सभी वर्षों का मिलाकर कुल व्यय तो दिया है, लेकिन सभी वर्षों का अलग अलग आय नहीं दिया हुआ है, नहीं उनका जो व्यय है वो सब दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत भी सभी वर्षों में अलग अलग है। तो इस प्रश्न को हम लोग लगा नहीं पाएंगे क्योंकि इसके लिए आंकड़े अपर्याप्त हैं।
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, आंकड़े अपर्याप्त हैं। अब आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84। कंपनी ए एवं बी के वर्ष 2013 में व्यय समान थे। दोनों कंपनियों की कुल आय 5.7 लाख रुपए थी। वर्ष 2013 में दोनों कंपनियों का कुल व्यय क्या था, ये पूछ रहा है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ए का व्यय हम लोग मान लेते हैं कि x। जब ए का व्यय x है तो दोनों कंपनियों का व्यय 2013 में समान है, तो ए का व्यय जब x है तो बी का व्यय भी x हो जाएगा। और ए की आय अगर हम लोग मान लें, ए की आय बराबर y मान लें, तो बी की आय हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों की कुल आय दी हुई है 5.7 लाख रुपए। अगर ए की आय y है तो बी की हो जाएगी 5.7 माइनस y रुपए हो जाएगी। तो और देख लें कि 2013 में दोनों कंपनियों का कुल व्यय पूछ रहा है, तो 2013 में देख लेते हैं ए और बी का लाभ प्रतिशत। तो 2013 ये रहा, 2013 में ए का है 40, बी का है 45। ए का लाभ है 40 और बी का लाभ है 45। तो इस प्रश्न को भी उसी फार्मूले पर लगाएंगे कि आय माइनस व्यय बट्टा व्यय गुणे 100 बराबर लाभ प्रतिशत। तो अगर सबसे पहले हम लोग ए का निकालें, तो ए का हमें ए की आय हमें पता है कि वाई है, वाई हम लोग माने हैं, तो वाई माइनस व्यय है एक्स बट्टा एक्स गुणे 100 और ए का लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 40 बराबर 40। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वाई का मान प्राप्त होगा, वाई बराबर 7x बट्टा 5। इस समीकरण को पूरा हल करेंगे तो इतना ही आएगा, y बराबर 7x बट्टा 5। फिर इसी प्रकार से अगर हम लोग b का निकालने उसी फार्मूले पर रखेंगे, उसका हो जाएगा कि इसकी आय जो है b की आय 5.7 माइनस वाई, तो 5.7 माइनस वाई, फिर माइनस इसका व्यय कितना है, तो दोनों का b का व्यय है x, b का व्यय है x, तो 5.7 माइनस वाई माइनस x बट्टा x गुणे 100 और इसका दिया हुआ है b का लाभ प्रतिशत 45 बराबर 45 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5.7 माइनस वाई बराबर x प्लस 9 बट्टा 20। तो इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5.7 माइनस वाई बराबर 29x बट्टा 20। ये समीकरण 2 हो गया और ये है समीकरण हमारा 1। अब दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा y प्लस 5.7 माइनस वाई प्लस 5.7 माइनस वाई, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 5.7 बराबर एक पक्ष में है 7x बट्टा 5 प्लस 29x बट्टा 20। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा 2 लाख रुपए। जब पूरा समीकरण सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 2 लाख रुपए। तो कुल आय हो जाएगी, क्योंकि ए की आय है x, बी की आय है x, तो कुल आय हो जाएगी दोनों की, ए प्लस बी की 2 प्लस 2 बराबर 4 लाख रुपए। यहाँ पे x सॉरी व्यय आय नहीं है, व्यय है, तो दोनों का व्यय हो जाएगा 4 लाख रुपए। इसलिए ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा 4 लाख रुपए। तो अब आगे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 85 है। यदि कंपनी बी की वर्ष 2010 एवं 2011 में आय का अनुपात क्रमशः 2:3 था, तो इन 2 वर्षों में कंपनी के व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था। तो इस प्रश्न को लगाने के लिए भी हम लोग मान लेते हैं कि आय बी की 2010 में आय हो जाएगी 2x और 2011 में हो जाएगी 3x, क्योंकि अनुपात 2:3 दिया हुआ है। और मान लेते हैं कि व्यय 2011 में व्यय मान लेते हैं E1 और 2010 में व्यय E1 और 2011 में व्यय मान लेते हैं E2। यह हमें हो गया। अब इसको भी सेम फार्मूले पे आय माइनस व्यय बट्टा व्यय गुणे 100 बराबर लाभ प्रतिशत। तो 2010 में बी का लाभ प्रतिशत है 50 और 2011 में है 45। इस फार्मूले पे अब रख देंगे इसको। तो 2010 के लिए अगर हम लोग निकालें 2010 के लिए, तो आय है
आय है हम लोगों की 2x 2010 में, तो 2x माइनस व्यय है E1, 2x माइनस E1 बट्टा E1 इंटू 100 बराबर 2010 में लाभ है 50%, तो बराबर 50। 2x माइनस E1 बट्टा E1 गुणे 100 बराबर 50। इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा समीकरण को, तो यहाँ से हमें E1 बराबर प्राप्त हो जाएगा, E1 बराबर 4x बट्टा 3, 4x बट्टा 3 इस पूरे समीकरण को हल करने पर। इसी तरह अगर जब 2011 का निकालें, 2011 का जब हम लोग निकालेंगे तो 2011 में हमें आय पता है कि 3x है, तो 3x माइनस व्यय होता है, व्यय है E2, 3x माइनस E2 बट्टा E2 आय माइनस व्यय बट्टा व्यय गुणे 100 बराबर लाभ प्रतिशत, तो लाभ है 45 बराबर 45 हो जाएगा। यहाँ से E2 की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हमें प्राप्त होगी 60x बट्टा 29, और ये समीकरण हो गया 2। ये समीकरण 1, E1 बराबर 4x बट्टा 3 और E2 बराबर 60x बट्टा 29, इतना हमें प्राप्त हो गया। ये हो गया E1 और E2 जो कि हम लोगों ने व्यय माना था, 2010 में व्यय E1, 2011 में व्यय E2। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, कंपनी के व्यय का क्रमशः अनुपात पूछ रहा है, तो E1 बट्टा E2 जब करेंगे तो E1 की वैल्यू आई है 4x बट्टा 3, E2 की वैल्यू है 60x बट्टा 29, x से x कैंसिल हो जाएगा। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 29 संबंधे 45, 29 बट्टा 45 या 29 संबंधे 45। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 29 संबंधे 45, इसका 29 संबंधे 45 का सही आंसर होगा। अब आगे है प्रश्न 86 से 90 तक के लिए निर्देश दिए हुए हैं कि निम्न पाई चार्ट में 5 शहरों में किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले व सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या संबंधित आंकड़े दर्शाए गए हैं। उस आधार पर प्रश्न को हल करना है। और यहाँ पे ये शामिल होने वाले के लिए ये है पाई चार्ट और ये है सफल होने वालों के लिए। तो शामिल होने वाले कुल अभ्यर्थी हैं 3600 और सफल होने वाले कुल अभ्यर्थी हैं 2400। प्रश्न नंबर 86 दिया हुआ है कि किस शहर में के लिए सफल हुए विद्यार्थियों का शामिल हुए विद्यार्थियों से सर्वाधिक अनुपात है। तो इस प्रश्न को हल करना है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग इस पूरे चार्ट से सभी शामिल, सफल, असफल और उनका अनुपात निकाल लेते हैं। सभी शहर के लोगों का अलग अलग अनुपात निकाल लेते हैं अभ्यर्थियों का। तो अगर सबसे पहले हम लोग ए शहर के लिए अनुपात शामिल होने वालों की संख्या निकालें तो कुल शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं 3600, जिसमें से 20% ए में शामिल हो रहे हैं। तो 3600 का जब 20% निकालेंगे, 3600 का जब 20% निकालेंगे तो 3600 गुणे 20/100 करेंगे। तो 3600 गुणे 20/100 जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20% बराबर 720। यानी कि ए से जो शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं टोटल वो हैं 720। इसी तरह सफल हैं, सफल को निकालेंगे, सफल को देखेंगे तो सफल होने वाले विद्यार्थी इस दूसरे चार्ट में है, टोटल हैं 2400 और ए से सफल होने वाले हैं 25%। तो यहाँ से 25%, 100% बराबर 2400 है, तो 25% की वैल्यू निकालेंगे तो 25% यहाँ से आ जाएगा 600। तो ए में शामिल होने वाले हैं 720 और सफल होने वाले हैं 600। और इसी तरह असफल का जब निकालेंगे तो अब असफल वालों को अगर निकालें तो टोटल शामिल हो रहे हैं 720 और सफल हो रहे हैं 600। तो असफल कितने हो रहे हैं 720 माइनस 600, तो असफल होने वाली की संख्या आ जाएगी 120। तो अब यहाँ पे एक बार अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात किसका अनुपात निकालना है, सफल बट्टा शामिल, सफल बट्टा शामिल का अनुपात निकालना है। तो सफल हो रहे हैं टोटल 600 बट्टा शामिल हो रहे हैं 720, 600 बट्टा 720, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.83। इसी तरह अगर बी का निकालें, बी में शामिल हो रहे हैं 15%। तो 15%
जब वैल्यू निकालेंगे 15% बराबर 100% बराबर 3600, तो 15% की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3600 गुणे 15/100। तो 15% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 540। तो 20 से शामिल हो रहे हैं 540 और सफल हो रहे हैं 20% 2400 का। तो 2400 का 20% जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 480। तो सफल होने वालों की संख्या हो जाएगी 480। असफल होने वाले की संख्या निकालेंगे तो 540 माइनस 480 बराबर 60 असफल होने वाली संख्या। और अनुपात जब निकालेंगे सफल बट्टा शामिल यानी कि 480 बट्टा 540, तो ये आ जाएगा 0.88। इसी तरह सी का निकालेंगे। सी में शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं 25%, तो 3600 का 25% निकालेंगे 3600 गुणे 25/100, तो ये आ जाएगा 900। सी से 900 शामिल हो रहे हैं। सफल कितने हो रहे हैं 16%, तो 2400 टोटल सफल होने वाले हैं 2400, तो सी में सफल हो रहे हैं 16%, तो 2400 का 16% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 384। असफल निकालेंगे तो 900 माइनस 384 यानी कि 516। और इसका अनुपात निकालेंगे सफल बट्टा शामिल, तो सफल है 384, शामिल है 900, तो 384 बट्टा 900, ये आ जाएगा 0.43। अब डी का निकाल लेंगे। इसी तरह डी में जो शामिल होंगे 30%, तो 3600 का 30% निकालेंगे तो 1080 आ जाएगा। सफल हो रहे हैं 25%, तो 2400 का 25% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 600। और असफल निकालेंगे तो 1080 माइनस 600 हो जाएगा बराबर 480। और अनुपात जब निकालेंगे सफल बट्टा शामिल का, तो यानी कि 600 बट्टा 1080, तो ये आ जाएगा 0.56। इसी तरह ई का निकालेंगे। ई का शामिल हो रहे हैं 10%, तो 3600 का 10% बराबर 360। सफल हैं 14%, तो 2400 का 14% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 336। असफल निकालेंगे तो 360 माइनस 336 यानी कि 24। और अनुपात निकालेंगे सफल बट्टा शामिल का यानी कि 336 बट्टा 360 बराबर 0.93। तो यहाँ पे हम लोगों ने सभी का अलग अलग अनुपात निकाल लिया है। तो पूछ रहा है किस शहर के ये सफल हुए अभ्यर्थियों का शामिल हुए अभ्यर्थियों सर्वाधिक अनुपात है। तो सर्वाधिक अनुपात उसका है, किसका है सबसे अधिक, देखें किसका मान इसमें आया हुआ है। तो ये इसमें ए का आया हुआ है 0.83, बी का आया हुआ है 0.88, सी का आया हुआ है 0.43, डी का आया हुआ है 0.56 और ई का आया हुआ है 0.93। तो सबसे अधिक है 0.93 यानी कि ई का अनुपात सबसे अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 87 है, कितने शहरों का सफलता प्रतिशत कुल औसत सफलता प्रतिशत से अधिक है। तो इसको देखते हैं। तो जो कुल औसत सफलता प्रतिशत पूछ रहा है, कुल औसत सफलता प्रतिशत, तो कुल औसत सफलता प्रतिशत जब निकालेंगे तो ये टोटल सफल होने वाले हैं 2400, तो 2400 बट्टा कुल अभ्यर्थी शामिल कितने हो रहे हैं 3600, तो 2400 बट्टा 3600 गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 66.67%। तो औसत सफलता प्रतिशत है 66.67%। और तो इसके बाद हम लोग सभी का अलग अलग सफलता प्रतिशत अगर निकालें तो सफलता प्रतिशत का फार्मूला हो जाएगा कि टोटल सफल कितने हैं बट्टा शामिल कितने हैं गुणे 100। अगर ए का निकालेंगे तो ए के सफल होने वाले हैं 600, शामिल होने वाले 720, तो 600 बट्टा 720 गुणे 100। तो अर्थात हम लोगों को जो अनुपात निकाले हैं कि सफल बट्टा शामिल, अगर इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो फार्मूला बन जाता है कि सफलता प्रतिशत का। तो इसमें पूछ रहा है कि औसत सफलता प्रतिशत से अधिक कितने हैं। तो इसमें सब में अगर मल्टीप्लाई से कर देंगे 100 का, तो ए का सफलता प्रतिशत है 83, बी का हो जाएगा 88, सी का हो जाएगा 43, डी का हो जाएगा 56 और ई का है 93। तो पूछ रहा है कि औसत सफलता प्रतिशत से अधिक है कितने शहरों का सफलता प्रतिशत। तो औसत सफलता प्रतिशत 66.67, तो जिसका भी 66.67 से अधिक मान होगा वही शहर इसमें आएंगे। तो 66.67 से अधिक होगा 83% वाला 0.83 जो है वो 83% वाला यानी कि ए, बी का है 0.88 यानी 88% है, बी और ई वाला है 0.93 अर्थात 93%। तो ए, बी और ई का जो औसत सफलता प्रतिशत है वो अधिक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 3 हो गए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 88 है, शहरों सी व डी के असफल विद्यार्थियों का अनुपात क्या है।
तो सी और डी के असफल अभ्यर्थियों का अनुपात पूछ रहा है। तो सी के असफल अभ्यर्थी हैं 516 और डी के असफल अभ्यर्थी हैं 480। तो 516/480 हम लोग कर देंगे तो अनुपात हो जाएगा 516/480, 516/480। इसको और सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 43/40। तो अनुपात हो जाएगा 43/40। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 89 है, शहर बी के असफल अभ्यर्थियों की संख्या शहर ई की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो शहर बी के असफल अभ्यर्थियों की संख्या हम लोग निकाले हैं। ये रहा बी के असफल अभ्यर्थियों की संख्या है 60। बी के असफल अभ्यर्थियों की संख्या है 60, बी की है 60 और ई की है ये रहा ई के असफल अभ्यर्थियों की संख्या है 24। ई की है 24। तो कह रहा है कि शहर बी के असफल विद्यार्थियों की संख्या शहर ई की तुलना में कितने प्रतिशत है। तो ई का है बी का है 60/ई, 60/24 गुणे 100 कर देंगे इसको। ये पूछ रहा है कि ई की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है पूछ रहा है। तो अधिक निकालने के लिए इसमें से 60 में से पहले 24 घटा देंगे कि 24 से कितना अधिक है। तो उसके लिए हो जाएगा 60 - 24/24 गुणे 100। तो 60 - 24/24 गुणे 100 करेंगे तो ये आ जाएगा, जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 36/24 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 150%। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 150%। प्रश्न नंबर 90 का देखें। प्रश्न नंबर 90 दिया हुआ है, बी शहर की तुलना में शहर ए के सफल अभ्यर्थियों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। इसमें भी अधिक ही पूछ रहा है। तो शहर बी में कितने सफल हैं पहले देख लेते हैं। शहर बी में सफल हैं 480। तो बी में सफल हैं 480 और ए में सफल हैं 600। ए में सफल हैं 600। तो कितने अधिक सफल हैं। तो 600 - 480 कर लेंगे। 600 में से 480 माइनस कर देंगे तो ये 0, ये 2, 120 अधिक और सफल हैं। तो इस हो जाएगा, इसको लगाएंगे 120 बट्टा किससे तुलना कर रहा है, बी की तुलना में शहर ए के सफल अभ्यर्थियों की संख्या। तो बी की तुलना में पूछ रहा है। तो बी में है 480 तो 120/480 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आगे है तालिका की व्याख्या विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न निर्देश 91 से 95 तक के प्रश्नों के लिए निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक टूर्नामेंट के 5 मैचों में 5 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दी हुई है। प्रश्न नंबर 91 पूछ रहा है, दूसरे मैच में बल्लेबाज सी एवं डी दोनों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या एवं चौथे मैच में बल्लेबाज ए एवं ई द्वारा दोनों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या के मध्य क्या अंतर है। तो दूसरा मैच ये रहा। तो सी एवं डी दोनों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, ये सी ये डी, सी द्वारा 81 डी द्वारा 96। तो दोनों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 81 + 96। तो ये बराबर आ जाएगा 81 + 96 बराबर 177 रन बनाए गए। अब पूछ रहा है चौथे मैच में ए एवं ई द्वारा 39 ई द्वारा 65। तो 39 + 65 बराबर हो जाएगा ए एवं ई द्वारा 104। तो दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है। तो अंतर हो जाएगा 177 - 104 बराबर 73। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 73। प्रश्न नंबर 92 है, दूसरे मैच में बल्लेबाज सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 5वें मैच में बल्लेबाज ई द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितना प्रतिशत है। तो दूसरे मैच में सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, ये दूसरा मैच है, सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 81 सी द्वारा। 5वें मैच में बल्लेबाज ई द्वारा, ये 5वां मैच है, बल्लेबाज ई द्वारा 108 रन बनाए जा रहे हैं, ई द्वारा 108 रन। तो पूछ रहा है कि ई द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए हो जाएगा सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या है 81, वो बल्लेबाज ई द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितना प्रतिशत है। तो ई द्वारा 108, तो 81/108 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 75%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 93 है, तीसरे मैच में बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दूसरे मैच में बल्लेबाज बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है पूछ रहा है यहाँ पे।
तो तीसरे मैच में ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या है, तीसरे मैच में ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या है 96, ये है 96 ए द्वारा। और दूसरे मैच में बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या है, दूसरे मैच में बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या है 75, ये है 75। तो कितना अधिक है, तो 96 माइनस 75 हो जाएगा, 96 माइनस 75 बराबर हो जाएगा ये 21। तो प्रतिशत जब निकालेंगे तो 96 माइनस 75 यानी कि 21/75 गुणे 100, 21/75 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28%। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 94 है, बल्लेबाज बी द्वारा पहले, तीसरे एवं पाँचवें मैच में बनाए गए रनों की संख्या का औसत। पहले, तीसरे एवं पाँचवें में बल्लेबाज बी द्वारा पहले में 13, तीसरे में 71 और पाँचवें में 117। तो 13, 71 और 117 तीनों को ऐड कर देंगे, 13 + 71 + 117/3 कर देंगे। औसत निकालने के लिए आ जाएगा 201/3 बराबर 67। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 67। प्रश्न नंबर 95 है, पहले एवं दूसरे मैच को मिलाकर बल्लेबाज ए द्वारा, तो ए द्वारा पहले एवं दूसरे मैच में 100 और 54, तो दोनों को मिला के हो जाएगा 154, ए द्वारा 154 हो जाएगा। फिर बनाए गए रनों की संख्या एवं बल्लेबाज डी द्वारा तीसरे एवं चौथे मैच को मिलाकर बनाए गए रनों की कुल संख्या के मध्य अनुपात। तो डी द्वारा तीसरे एवं चौथे, तो डी द्वारा ये तीसरा और चौथा, तो तीसरे में है 88 और चौथे में है 108। तो दोनों में निकालेंगे तो 88 + 108 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 196। तो दोनों के बीच अनुपात पूछ रहा है, तो 154 संबंधे 196। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 संबंधे 14। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 11 संबंधे 14। अब आगे है निर्देश 96 तक के प्रश्नों के लिए। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित दी गई सारणी का ध्यान से अध्ययन कीजिए। विगत वर्षों के दौरान 5 राज्यों की जनसंख्या दी हुई है लाखों में, ये अलग अलग राज्य हैं, वर्ष दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 96 है, सभी वर्षों के लिए मिलकर राज्य बी की औसत जनसंख्या कितनी है। तो राज्य बी की औसत जनसंख्या पूछ रहा है सभी वर्षों को मिलाकर। तो इसके लिए सभी वर्षों की है, 2003 में 22.6, 2004 में 20.8, 2005 में 24.2, 2006 में 26.4 और 2007 में 28.2। तो सभी को ऐड कर लेंगे, 22.6, 20.8 + 24.2 + 26.4 + 28.2। जब सभी को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 122.2। अब औसत पूछ रहा है तो टोटल 5 साल के लिए है, तो 122.2/5 कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24.44। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 24.44। प्रश्न नंबर 97 दिया हुआ है, 2003 में राज्य ए की जनसंख्या और 2007 में राज्य ई की जनसंख्या के बीच अनुपात। तो 2003 में ए की जनसंख्या है 15.6, तो 15.6 बट्टा, और 2007 में ई की जनसंख्या, 2007 में ई की जनसंख्या 28.2, दोनों के बीच अनुपात पूछा है तो 156/28.2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 26/47, अर्थात अनुपात आ जाएगा 26 संबंधे 47, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 98 है, 2004 में ई की जनसंख्या 2006 में राज्य डी की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 2004 में ई की जनसंख्या, ये ई है, तो 4 में ई की जनसंख्या है 23.8, ये है 23.8। और 2006 में डी की जनसंख्या, 2006 में डी की जनसंख्या है 19.8, 2006 में डी की जनसंख्या है 19.8। तो पूछ रहा है कि 2004 में राज्य ई की जनसंख्या 2006 में राज्य डी की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसको निकालने के लिए ई की जनसंख्या है 23.8 बटा डी की जनसंख्या है 19.8 गुणे 100। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 120%। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 99 है, 2005 में सभी राज्यों की कुल जनसंख्या कितनी थी।
तो 5 में सभी राज्यों की कुल जनसंख्या, तो ये 2005 है। तो सभी राज्यों की ABCD की, ए की है 18.8, बी की है 24.2, सी की है 19.8, डी की है 17.8 और ई की है 25.8। सभी को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 106.4 लाख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 106.4 लाख। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब आगे है प्रश्न नंबर 100 दिया हुआ है, 2007 में राज्य ई की जनसंख्या उसी वर्ष सभी राज्यों की कुल मिलाकर कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो 2007 में ई की जनसंख्या है, ये 2007 ये रहा। 2007 में ई की जनसंख्या है 28.2 और है सभी राज्यों की कुल मिलाकर कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है उसी वर्ष में, अर्थात 2007 में ही सभी राज्यों की कुल जनसंख्या। तो 2007 में सभी राज्यों की कुल जनसंख्या निकालेंगे 20.2 प्लस 28.2 प्लस 22.6 प्लस 22.4 प्लस 28.2, सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 121.6 लाख। तो इसमें प्रतिशत पूछ रहा है ई की जनसंख्या का, तो ये हो जाएगा 28.2। ई की 2007 में ई की जनसंख्या है तो 28.2 बट्टा 121.6 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 23%। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 23%। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगा। धन्यवाद।